काफ़ी दिनों से कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं वॉल पे पंच करता हूं तो मेरे नकल्स बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं कंटिन्यू 10 साल से वॉल पे पंच कर रहा हूं। अब मेरे नकल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं एक ही पंच में लकड़ी का कोई सा भी मजबूत फट्टा तोड़ देता हूं। तो ये सब जो बात कर रहे हैं वो लोग, मुझे लग रहा है या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्होंने वॉल पे पंच करके अपने नकल्स परमानेंटली डैमेज कर लिए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात सुन के और भी लोग इसे डैमेज कर लें। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप वॉल पे जो कंडीशनिंग करते हो, जब आप दीवार पे पंच मारते हो तो आपका इम्पैक्ट कैसा होता है। तो दीवार पे पंच करने का जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने दीवार पे पंच किया, तो यहाँ पे पंच करने के बाद आप देखिए कि ऊपर के जो नकल्स हैं, यानी हमारे दो नकल्स हैं, यहीं सिर्फ दीवार पे कांटेक्ट कर रहे हैं। बाकी नीचे के जो दो नकल्स हैं वो दीवार से बिल्कुल दूर हैं। यानी कि अगर आप एक बार में जो पंच करते हो दीवार पे कंडीशनिंग के लिए, तो आपके सिर्फ ऊपर के नकल ही उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको नीचे के नकल्स को कांटेक्ट कराना है तो आपने नीचे के नकल्स को हिट किया, तो आपके जो ऊपर के नकल्स है वो उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप बॉल पे चाहो कि मैं पूरे 4 नकल्स की कंडीशनिंग एक ही पंच में करूँगा तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे नकल्स के बीच में जो आप ये गैप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपको प्रॉपर दिख रहा है, तो ये गैप जो है ये कभी भी दीवार के थ्रू कंडीशनिंग इसकी नहीं कर पाएंगे हम। ये पोर्शन हमेशा सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रह जाएगा। और जब भी आप किसी को पंच करोगे, अगर उसकी वॉन्स इस एरिया में पड़ती है तो आपके मेटाकॉर्पल्स डैमेज हो जाएंगे और आप वहाँ से फाइट करने के लायक नहीं रहोगे। दूसरी बात, जब हम दीवार पे पंच करते हैं तो वहाँ से जो एक बैक फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि अगर हमने किसी चीज़ को पंच किया तो वहाँ से भी एक रिटर्न फोर्स आता है, यानी कि एक बैक फोर्स आता है। उससे क्या होगा, क्योंकि वॉल जो है वो हमारे पंच के मारने से पीछे नहीं जाएगी। यानी वॉल अगर पीछे नहीं जा रही है तो यानी कि उसका फोर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि फोर्स एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो जब वो बैक फोर्स हमारे बॉन्स पे आके पड़ेगा तो यहाँ से हमारे एल्बोस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और नकल्स और रिस्ट, यानी कि आपके पूरे हाथ में ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी एज 15 या 16 साल है तो आपको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम समझ नहीं आए, लेकिन आप 35 या 40 क्रॉस करोगे तो ये हाथ हमेशा के लिए आप सोचोगे कि मेरे ख़राब हो चुके हैं, और डॉक्टर फिर आपकी हड्डियाँ चेंज नहीं कर पाएगा, और अगर वो ऑपरेशन के थ्रू करता भी है तो वो परमानेंटली सही नहीं होंगी। अब आपको कंडीशनिंग करनी कैसे है मैं ये आपको बताता हूँ। आपको ले लेना है रेत और इसे साफ़ पानी से 2 या 3 बार धो लेना है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे वो निकल जाएंगे। बाकी इसमें से जो बारीक कण है केवल उन्हीं को रखना है, क्योंकि अगर कोई मोटी गिट्टी या कुछ मिलता है ना तो उसको हटा दो। धोने के बाद इसे सूखने के लिए डाल दें, और सेम यही हमें बारीक वाली जो कंक्रीट है उसके साथ भी करना है। उसे भी साफ़ पानी में धोना है और बढ़िया से उसको छत पे धूप में सुखा लें। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। रेत को बारीक तरीके से छान के हमें बाल्टियों में भर लेना है, और बारीक जो कंक्रीट किया है उसको भी बाल्टी में भर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि रेत कितनी बारीक है, देखो आपको दिख रहा है। और इसमें हमने हल्दी पाउडर मिला दिया है, जिससे क्या होगा कि आपके स्किन में जो छोटे छोटे नकल्स पे कट लगेंगे वो इससे टर्मरिक से इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर आपको ज़्यादा यानी लो इम्यूनिटी है तो आप टेटनस का इंजेक्शन भी ले सकते हैं। सेम हमने कंक्रीट के साथ भी वही किया है। इसमें जो कंक्रीट में हमने टर्मरिक मिलाया हुआ है और ये भी पूरा सूख चुका है, और देख रहे हैं आप बिल्कुल बारीक कंक्रीट है। अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे पंचेस। तो सबसे पहले हम सीकुडाची पोजीशन में आएंगे और इसमें हम पंच स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम पंच कर रहे हैं वो थोड़ा सा अभी प्रेशर को कम जनरेट करें, और जिससे क्या है कि बारीक जो कट लगने वाले हैं वो उनको नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जितना आप कम प्रेशर जनरेट करोगे उतना आपके लिए शुरू में फ़ायदेमंद रहेगा। जब आप ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ तो फिर आपको ज़्यादा प्रेशर से हिट करना स्टार्ट कर देना है। आपको कंटिन्यू रेत पे 15 दिन तक प्रैक्टिस करनी है, वो भी 100 पंच। जब आपके 15 डेज कंप्लीट हो जाएं और आपकी स्किन की जो हार्डनेस है वो थोड़ी बढ़ जाए, उसके बाद आप कंक्रीट पे आएंगे। और कंक्रीट पे जब आप पंच करेंगे तो स्लो में बहुत ही नॉर्मल तरीके से पंच करेंगे, क्योंकि ये कंक्रीट बहुत ही बारीक कटी हुई है और इससे आपको डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा।
मेरे ये नकल्स इसलिए डैमेज हुए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पूरा डैमेज हुआ है हाथ, तो ये नकल्स इसलिए डैमेज हुए हैं क्योंकि आज से 4 से 5 साल पहले मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी थी नकल्स कंडीशनिंग की। तो अगर मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँगा तो ये नकल्स डैमेज होंगे ही। लेकिन कंक्रीट पे पंच करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आपके ये जख्म यानी जो आपके जो कट लगे हैं ये कम्प्लीटली भर ना जाएं, तब तक आपको दोबारा से कंक्रीट पे पंच नहीं करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपको फिर से स्लो ट्रेनिंग करनी है और फिर से हल्के फुल्के कट आएंगे और फिर से आपको गैप देना है, चाहे वो 1 या 2 दिन का गैप हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके नकल्स 2 या 3 महीने के अंदर कट करने बंद हो जाएंगे और ये स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना टाइम तो आपको लगेगा ही, क्योंकि नकल्स कंडीशनिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जब आपकी पंचेस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है, या आप इसे डिटॉल से भी वॉश कर सकते हो। उसके बाद इस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या नारियल का तेल लगा के इसको हल्के हल्के से मसाज करके रखना है, जिससे कि इसमें इन्फेक्शन ना फैले। और अगर आपकी लो इम्यूनिटी है तो टेटनेस का इंजेक्शन आप ध्यान से ले लें। बाकी 6 महीने के अंदर आपके नकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके बाद आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंडीशनिंग पे और भी ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो आप मुझे एक बार कमेंट करें और आपके लिए नई कंडीशनिंग का वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।